नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का आप सभी लोगों का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। रही बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर में आपको 40 प्रश्न देखने को मिला है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी 2 सेट को एक ही सेट में कंप्लीट कराया जा रहा है आपका करंट अफेयर। तो चलिए आपका जीके जीएस देखते हैं, आपका कितना स्कोर हो जाता है इस प्रैक्टिस सेट में। यानी देखा जाए तो आज का जो कटअप रहने वाला है 50 में से कम आपका 35 प्लस आपका यहाँ पे क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कहता है आज का पहला प्रश्न? कहता है प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय की ये योजना है। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। 28 अगस्त 2014 को इस योजना को लागू किया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू हुआ। यह योजना संबंधित है किससे? तो यह योजना देखा जाए तो सार्वभौमिक टीकाकरण से संबंधित है। आंसर आपका दूसरे का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है बिहार का वह कौन सा व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर पहला बिहारी होने का गौरव प्राप्त किया है? चलिए, ये सब प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। निरुपमा पांडे हो जाएगा। यानी तीसरे का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू की गई जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य की एक प्रमुख पहल है? तो कौन से राज्य की एक प्रमुख पहल है? तो बिहार राज्य की एक प्रमुख पहल है। आंसर आपका यहाँ पे चौथे का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। कहता है किस मध्य पूर्व देश ने हाल ही में सभी देशों के लोगों के लिए मल्टीपल एंट्री टूरिज्म वीज़ा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर पाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, शेर शाह सूरी का यानी शेर शाह सूरी अफगान से संबंधित था। शेर शाह सूरी का शासनकाल याद रखिएगा 1540 से 45 तक मतलब देखा जाए तो इसका शासनकाल था। सासाराम में शेर शाह ने स्वयं का मकबरा बनवाया था, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार को कहाँ के मानसून से जो वर्षा है वो प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। देखिए, बिहार में वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून की बंगाल की खाड़ी से आने वाली वायु से होती है। मानसून हवाएं उत्तर तथा पूर्वी राज्यों में जाने के बाद हिमालय के समांतर पश्चिम की ओर चलती हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं कि वैशाली किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन एवं बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है। आंसर आपको याद करना चाहिए। देखिए, महावीर का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध गुरु अलार कलाम से शिक्षा वैशाली में शिक्षा लिया था, तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गंगा के तट पर मुंगेर नामक प्राचीन नगर बसा। इस नगर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो इस नगर का जो स्थापना है इसका श्रेय चंद्रगुप्त को जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। मुंगेर शहर की स्थापना गुप्त वंश काल में संभवतः 4वीं शताब्दी में किया गया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और अगला पॉइंट ये है कि अशोक ने श्रीनगर नामक राज्य यानी कश्मीर झेलम नदी के किनारे बसाया था। आते हैं अगले प्रश्न यानी 10 नंबर पे। कहता है बिहार के कितने क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो बिहार के देखा जाए तो 80% क्षेत्र में कृषि की जाती है। आंसर आपका डी हो जाएगा।
बिहार में लगभग 57% कृषि योग्य क्षेत्र सिंचित है। सोन नदी की स्थापना 1800 याद रखिएगा 1874 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो देखिए भारत की जलवायु जो है ट्रॉपिकल है, आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सभी को पता होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में अपनी चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है। तो चंदन की लकड़ी के लिए देखा जाए तो आपका कर्नाटक राज्य जाना जाता है। 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी देखा जाए तो क्रिकेट से संबंधित है। 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ईरानी ट्रॉफी, एसएज ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, उसके बाद दिल ट्रॉफी, तो ये सब आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा स्थान भारतवर्ष का स्विट्जरलैंड कहलाता है। तो ये आपका कौसानी है, यानी 15 का उत्तर देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा। कश्मीर श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम पूछा गया है तो आप सिक्किम मारिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य बन गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में या फिर राज्यों में लक्षद्वीप सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला है कि किस खनिज यानी किस खनिज के लिए कोलार की खानें प्रसिद्ध हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आप जब करेंगे तो आपका यहाँ पे बी उत्तर होगा, यानी सोना आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। 18 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। बात करेंगे हम कि 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना था, तो आप इसको याद रखिएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है कहाँ में। तो ये देखा जाए तो श्रवणबेल गोला में स्थित है, आंसर आपका यहाँ पे 19 का सी उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति की पूजा यानी मूर्ति जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है तथा जैन मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन्हें भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी राजीव बंसल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डैश राज्य बना, यानी जो गोवा है वो कौन सा राज्य बना था। तो पुर्तगाली राज्य बना था, आंसर आपका 21 का बी हो जाएगा। गोवा 1510 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली उपनिवेश रहा। गोवा को अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार आपका यहाँ पे 22 का हो जाएगा। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार 45 में यानी अनुच्छेद 45 में शिक्षा देने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 45 में अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि तोलकाप्पियम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है। यानी देखा जाए तो 23 का उत्तर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाता है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। 24 क्या कहता है कि भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
तो देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा, इसका उत्तर सी हो जाएगा कि हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से यह संबंधित है। हिजरी जो सनवत था, यानी देखा जाए मुस्लिम सनवत, तो 622 एडी में मुस्लिम सनवत या फिर हिजरी सनवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कहता है कि 25 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल काल की कला के विषय में सत्य या फिर सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब ने वास्तुकला को हिंदू प्रभाव से पूर्ण मुक्त कर दिया। यह आपका ऑप्शन सही नहीं है। देखिए औरंगजेब ने भारत को इस्लामीकरण करने का प्रयास किया था। औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया, सभी को पता होगा। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा भी बनवाया था। तो आप इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी यानी अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस प्रमुख राज्य को अपनी ओर मिलाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अवध राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कब मिलाया था? तो 1856 में मिलाया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 में किया गया था। ठीक है, 40वां अधिवेशन 1924 यानी बेलगांव अधिवेशन में किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा अधिवेशन था। तो 40वां अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय पूछा गया है तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड मारिएगा, आंसर आप बी करिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये सब आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड से संबंधित है। तो आप इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट के रूप में नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ये जो उद्देश्य देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना, यानी 29 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया था। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन ने बीच, यानी इरविन यानी जो लॉर्ड इरविन था उनके बीच समझौता हुआ और गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि 1953 गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो आप याद रखिएगा न्यायमूर्ति फजल अली हो जाएंगे, यानी 30 का उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इस आयोग के सदस्य के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुजरू थे। ठीक है, आगे देखते हैं 31 नंबर। भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो ये देखा जाए तो संसद को हो जाता है, यानी 31 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार नहीं है तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, हड़ताल करने का अधिकार। देखिए सर्वप्रथम केरल हाई कोर्ट ने हड़ताल को अवैध या फिर असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने हड़ताल को असंवैधानिक नहीं माना। न्यायालय ने माना कि विरोध करने का अधिकार एक बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार है। तो इस प्रकार से मूल अधिकार के अंतर्गत आपका हड़ताल करने का अधिकार नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पर। तो ये देखा जाए तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। सरकारी या फिर सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों धन की उपलब्धता पर ये आपका निर्भर करता है। 33 का उत्तर देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाता है। 34 कहता है कथन ए, चीनी उत्पादन में क्यूबा विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कारण आर कहता है कि क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो
तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि आखेट मत्स्यसन एवं भोजन संग्रह की क्रियाएं निम्नलिखित में से किन लोगों द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया के सेमांग द्वारा। यानी देखा जाए तो 35 का उत्तर आपका सी हो जाता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ वर्ग में आता है या फिर आती है? तो देखिए आपका मक्का उत्तर हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि रबी फसल में कौन कौन सा आता है, तो चना, जौ, गेहूँ, ये सब आपका तिलहन भी रबी फसल में आता है। खरीफ फसल धान, ज्वार और एक सेकेंड, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, उड़द, कपास, ये सब आपका खरीफ फसल के अंतर्गत ही आता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस नदी घाटी परियोजना से सरदार सरोवर बांध संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें हीराकुंड बांध परियोजना, तो महानदी यानी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? यानी 3 महाद्वीप को स्पर्श करता है, तो आपका हो जाएगा भूमध्य सागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी मेरियाना गर्त यानी प्रशांत महासागर गर्त में या फिर उसमें हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? तो ग्रीनलैंड स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म जलधाराएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूरोसिवो, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक। तो इस प्रकार से आंसर आपका 39 का बी हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है? तो देखिए इसका उत्तर आपका यूरेनस हो जाएगा, यानी 40 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, इसको आप अच्छे से देखिएगा। कहता है कथन ए, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह सर्दी के दिनों में खुले रहते हैं। कारण आर कहता है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो एक गर्म गल्फ स्ट्रीम की शाखा है, नॉर्वे की ओर चली गई तथा उत्तरी ध्रुव में विलीन हो गई। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। देखिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण एवं एसडीआर, आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रांच। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे 42 का डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक योजनाओं का अंतिम अनुमोदन देता है, चलिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 44 कहता है कि राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? इसमें से पूछा गया है सच या नहीं है या फिर सत्य नहीं है, आंसर करिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसको अच्छे से देखते हैं। ये कहता है कि ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें क्रियान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका ऑप्शन गलत है। देखिए राज्य की नीतियों की यानी निर्देशित सिद्धांतों के बारे में यह कथन सच नहीं है। ये अपने आप परिवर्तित होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, यानी 45 नंबर। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? रबर के बारे में पूछा है, तो आप केरल मारिएगा, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। केरल नारियल, काजू, मसाले के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कॉफ़ी कर्नाटक राज्य इसके लिए उत्पादन प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यानी 46 नंबर। कहता है विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। देखिए पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान सऊदी अरब का है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडारण आपका यूएसए के पास स्थित है। भारत के कौन से राष्ट्रपति सर्व संपत्ति से
यानी सर्वसम्मति से चुने गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन संजीव रेड्डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है कहाँ में? तो अमरनाथ देखा जाए तो आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी डी उत्तर आपका हो जाता है। अगर वैष्णो देवी पूछा जाए तो आप जम्मू कश्मीर ही मारिएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, मसूरी, तिब्बती मंदिर, रानी खेत, हरिद्वार, सप्तऋषि आश्रम, मनसा देवी, ये सब आपका कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो ये देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, आंसर आपका 49 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि उर्वशी महाकाव्य किस महाकवि की रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब बताइए गया कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। अब मैंने कटअप आपको बता दिया है, अगर आप उतना कंप्लीट करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा है, नहीं तो और तैयारी बेहतर कीजिए। करंट अफेयर आपका जल्द ही आएगा, उसको भी देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।